चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात आज की चर्चा की कर लेते हैं। दरअसल आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश कर दिया है और अब इस पर कल चर्चा भी की जाएगी। श्वेत पत्र क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज है और इसके जरिए कोई भी सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को हाईलाइट करने का प्रयास करती है। उनका रिएक्शन जानने की कोशिश भी करेगी सरकार कि इस पर क्या रिएक्शन आता है, जो उनकी कामयाबी है या जो श्वेत पत्र उन्होंने जारी किया है। अंतरिम बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि साल 2014 में जब पीएम मोदी देश की बागडोर संभालने पहुंचे, जब उन्होंने पीएम पद की शपथ ली, जब सरकार बनी बीजेपी की, एनडीए की, तब भारतीय अर्थव्यवस्था क्राइसिस में थी। ये उन्होंने बजट सत्र के दौरान कहा। इस स्थिति के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के मिसमैनेजमेंट को, यानी कि खराब मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया था। श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार यूपीए के 10 सालों के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति को एनडीए सरकार के समय से कंपेयर करेगी। श्वेत पत्र संभवतः फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, नीति और एक्सचेंज रेट पॉलिसी जैसे विभिन्न सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए पिछले कुछ सालों में भारत सरकार की ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी का वर्णन करती है, मूल्यांकन और विश्लेषण भी करेगा ये पेपर, जो व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र जिसको कहते हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया था। अब ब्लैक पेपर क्या होता है वो आपको बता दें। ब्लैक पेपर किसी भी सरकार की नाकामियों को हाईलाइट करने के लिए, सामने लाने के लिए लाया जाता है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ब्लैक पेपर लेके आई जिसमें उसने 10 सालों का जो मोदी सरकार का कार्यकाल था उसकी खामियां गिनाई। इसका नाम था 10 साल अन्यायकाल। इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाया। ये डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्यायकाल का नाम दिया। ऐसे सवाल यहां पर किया गया कि झगड़े में किस्सा दावा कितना तगड़ा है। अब इसको लेकर बात हो रही है कि ब्लैक व्हाइट का ये जो झगड़ा है, दरअसल इसमें किसका दावा कितना तगड़ा है, इसको लेकर अब चर्चा हो रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बता देते हैं कि आखिर श्वेत पत्र में क्या क्या लिखा है। जो श्वेत पत्र एनडीए ने जारी किया है या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, उसमें दरअसल लिखा क्या है। हमने आपको बताया श्वेत पत्र होता है जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। इस श्वेत पत्र में क्या लिखा गया है वो बता देते हैं। यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की। ग्राफिक्स के जरिए हम ये दिखाएंगे। पीसीआर से अनुरोध करूंगी कि आप ग्राफिक्स प्ले करें ताकि हम दर्शकों को बता सके पॉइंट दर पॉइंट कि क्या कुछ लिखा गया है इसमें। तो श्वेत पत्र में लिखा गया है कि यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की। यूपीए काल में रुपए में भारी गिरावट हुई। बैंकिंग सेक्टर संकट में था। बैंकिंग सेक्टर में दिक्कतें चल रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई थी। भारी कर्ज लिया गया था। राजस्व का गलत इस्तेमाल किया गया था। यानी पूरी तरह से यह बताया गया कि हमारी जो 10 साल की उपलब्धियां हैं वो तो हैं ही, उससे पहले के जो यूपीए सरकार के 10 साल थे वो काफी मिसमैनेज्ड थे। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए समय बहुत ही क्रूशियल है, बहुत अहम ये समय चल रहा है। चुनावों से ठीक पहले का वक्त है। ऐसे में श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ गेस्ट, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ नीता बाजपेयी जी जुड़ी हुई हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही डॉक्टर अनीता सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का TV27 न्यूज़ पर। सबसे पहले तो नीता बाजपेयी जी आपके पास मैं आऊंगी। नीता बाजपेयी जी, क्या जरूरत थी श्वेत पत्र में
यूपीए सरकार की खामियों को टारगेट करने का। अमूमन ये देखा जाता है कि इंफॉर्मेटिव होता है श्वेत पत्र, आप अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, योजनाओं के बारे में बताते हैं हमने क्या कुछ किया, लेकिन इसमें ये नजर आया कि उसके साथ ही साथ यूपीए पर, मनमोहन सरकार पर टारगेट काफी किया गया था। क्या ये समय की नजाकत है, 2024 की मजबूरी है? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम अपना कोई भी रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, जी। तो हम जरूर बताते हैं कि पहले से हम कितना बेटर है ना? तो इसी चीज को मद्देनजर हमें बताना है कि हम पहले से कितना हमने अच्छा किया है, पहले क्या था, अब क्या है। रेफरेंस तो बताएंगे तभी तो जनता जानेगी कि हाँ क्या पहले से बेटर हुआ है, क्या पहले से खराब हुआ है। इसको हमें अगर किसी को सामने रखना पड़ेगा तो हमें रेफरेंस बनाने पड़ेंगे, इसलिए हमने रेफरेंस बताया। लेकिन रेफरेंस इतना बड़ा है कि कांग्रेस को वो जब चुप गया तो उन्होंने जैसे हमेशा करते हैं नौटंकी सारी उन्होंने शुरू कर दी, फाड़ना, श्वेत ब्लैक पेपर जारी करना, ये करना वो करना, वो उनका तो आज का नहीं है, वो कहेंगे डीएनए में है उनके, ये सारे नौटंकियां करते हैं। और ये नहीं पता कि जो मेन मुद्दा है उस पर फोकस करके आपको जनता को बताना है, चलो आपसे गलतियां हुई इसको एक्सेप्ट करिए और आने वाले टाइम में उसको सुधारा जाए। अगर हमने अच्छा किया है तो हमें आप अप्रिशिएट भी तो करिए, जैसे हम लोग पुराने कुछ अच्छे काम हुए हैं उनको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, बेटर वे में बढ़ाया है, और हम कहते हैं कि नहीं ये अच्छा हुआ था उसको हम और बेटर कर रहे हैं, और जो नहीं हुआ उसको खुल के बोलते हैं। तो कांग्रेस को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे ये गलतियां हुई हैं। ठीक है, डॉक्टर अनित सिंह के पास आऊंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनित, आपका ब्लैक पेपर बीजेपी के श्वेत पेपर से पहले आ गया, व्हाइट पेपर से या श्वेत पत्र से पहले आ गया। कौन किसका जवाब यहाँ पर दे रहा था, कौन किस पर निशाना साध रहा था, कौन 24 में जनता के सामने सच रख रहा है? जी, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अब मोदी सरकार का फेल्योर कोई सीक्रेट नहीं रह गया है। अब लोगों के सामने है सारे साक्ष्य, सारी चीजें जग जाहिर है। जिस तरीके से करेंसी टूट रही है, निवेशक भाग रहे हैं, महंगाई लोगों का दम निकाल रही है, व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा कोष हमारा लगातार कम हो रहा है, और प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने में मस्त है। हाँ। ये जो आज की स्थिति है वो लाजिमी है। देखिए, इस समय हमें कुछ आंकड़े आपके सामने साझा करना चाहूंगा कि जो देश का कर्जा 52 लाख करोड़ हुआ करता था 2014 में, आज वो बढ़कर 170 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उसके जिम्मेदार कौन है? वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लोगों को साथ इसका साझा करें। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, लेकिन सर्वेज में बार बार कहा जाता है हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, यहाँ तक कि IMF कह रहा है कि ग्रोथ अच्छी हो रही है। जी, मैं आपके सामने आंकड़े साझा कर रहा हूँ, आप बताइए कि मैं कौन सा, जो मैं आपको बताया कि देश का कर्जा 52 लाख करोड़ से 170 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। आपको लगता है कि अच्छा है, तो अच्छी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो 5.6% हुआ करती थी, इस समय बढ़कर 8.4% हो गई है, जो 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से इस समय देश जूझ रहा है। एवरी 6th ग्रेजुएट इज अनएम्प्लॉयड, हर 6वां व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयड है इस समय देश में। US डॉलर की अगर मैं बात करूं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जिस तरीके से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है वो देश की साख कम हो रही है। आज आप बताइए, 2014 में 1 रुपए की कीमत 60 रुपए हुआ करती थी, 1 डॉलर की कीमत 60 रुपए हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 83 रुपए तक पहुंच चुका है। रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ है और देश की साख कितनी कम हुई है, प्रधानमंत्री साहब इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारा देश इस समय जिस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ चुनिंदा मित्रों को जिस तरीके से सरकारी संपत्ति लुटाई जा रही है, 30% आपने देखा होगा जो पोर्ट है, 30% एयरपोर्ट, 30% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके से एक अकेले व्यक्ति, अदानी साहब का नाम मैं लेना मिस नहीं करना चाहता, जिस तरीके से एक व्यक्ति के पास कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है, ये एक संदेह पैदा करता है कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो 140 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी 8 साल में संपत्ति 50 गुना बढ़ गई है सिवाय अदानी के हिंदुस्तान में। आप समझिए कि जिस तरीके से 10% अमीरों के पास हिंदुस्तान की
64% संपत्ति एकत्रित होती जा रही है। तो ये काबिले गौर बात है कि सरकार के समर्थन के बगैर ये हासिल नहीं हो सकता। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने जुमलेबाजी करते हुए 2 करोड़ नौकरियों का एक लफाजी हिंदुस्तान के नवयुवक के साथ ठीक है डॉक्टर अनित मुझे आपको यहाँ रोकना होगा। दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी में, आज जो दोपहर से बवाल जारी है लगातार, उसको लेकर एक ताजा अपडेट हमारे सामने आई है। चर्चा को उसके बाद जारी रखेंगे। हल्द्वानी घटना पर धामी सरकार सख्त है। अभी हमने आपको बताया था कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है देहरादून में, सीएम धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसके बाद ताजा जानकारी जो सामने आई है, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश धामी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। यानी कि अब जो लोग भी हाथ में पत्थर उठाएंगे, पुलिस को, प्रशासन को निशाना बनाएंगे, उन्हें पुलिस देखते ही गोली मार देगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी में स्थितियां बेहद गंभीर होती चली जा रही हैं। आज दोपहर से ही बनभूलपुरा क्षेत्र में मदरसा और नमाज स्थल को पर से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा था पूरे दलबल के साथ। दरअसल कहा जा रहा था ये सरकारी जमीन है और यहाँ पर मदरसे और नमाज स्थल के रूप में अतिक्रमण किया गया है। इसको हटाने के लिए प्रशासन आज दोपहर यहां पहुंचा था, जब अचानक भीड़ ने प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। और अब सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद फैसला लिया है कि पुलिस देखते ही दंगाइयों को गोली मार दे। और चलिए चर्चा की तरफ दोबारा लौटते हैं। बात करेंगे इस ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर के बारे में, जो अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। दोनों सरकारें एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। एक पूर्व सरकार है यूपीए की, जिसने 10 साल काम किया, और दूसरी सरकार है एनडीए की, जिसके 10 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ नीता बाजपेयी जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अनित सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता जी, आपके पास आऊंगे। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। दर्शकों को ये समझाएं, ये ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं। ये सिर्फ 24 का रण क्योंकि है, मुहाने पर हम पहुंच चुके हैं 24 के, ये सिर्फ 24 के रण को साधने के लिए है या इन पेपर्स का कुछ और भी मकसद है? देखिए, अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो ये सच है कि 2024 के युद्ध से पहले की बीजेपी की तैयारी है जी। मजे की बात है, जब आप व्हाइट पेपर सामने लाते हैं तो आप प्योर सच सामने रखते हैं। यानी अगर हम ये माने कि अगर भाजपा सरकार ने ये सच सामने रखा है जी, तो हमें जनता को समझना पड़ेगा कि वो जिस तरीके से कोल घोटाले की बात उन्होंने की, हाँ। कि भाई 1993 से लेकर 204 कोल ब्लॉक कैंसिल किए गए, यानी करप्शन था। ऐसे ही जो दूरसंचार के लाइसेंस में जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, उसके बारे में सरकार को लगभग 2.2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसे ही अब वो कहते हैं कि अब हमने इन 10 सालों में मनमोहन सरकार के मुकाबले 596 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट लाए। ये पुराने 10 सालों से दुगना है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है, चुनाव 5-5 साल में होते हैं, लेकिन भाजपा के 10 साल और उससे पहले कांग्रेस के 10 साल, यानी कंपैरिजन करने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो रहा है। अब सरकार अगर ये बात बता रही है जी, कह रही है कि जीडीपी में कितना डेवलपमेंट आया। पहले हम एम्बिगुअस 5 स्टेबल कंट्री थे, यानी हम उन 5 कंट्री में शामिल थे जो डाउटफुल कंट्रीज हैं, जिनके बारे में विश्व को डाउट है। अब हम विश्व की सबसे मजबूत 5 कंट्रीज में से एक हो गए हैं, और जिसमें से हम चौथे तीसरे पर पहुंच रहे हैं। तो यानी वो सरकार कहीं ना कहीं संसद में इस मौके का लाभ उठा के जनता को बता रही है कि हम कांग्रेस के मुकाबले आर्थिक मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर कांग्रेस से बहुत आगे हैं। अब मजे की बात करें ब्लैक पेपर की, ब्लैक पेपर कोई ऐसा रेगुलर टर्म नहीं है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की है, ठीक है। अब उसमें कह रहे हैं कि हमारे 411 विधायक इन्होंने तोड़ लिए। तो भाई आप कहिए ना कि इन्होंने पैसे लेके तोड़े या कैसे तोड़े। वो ये नहीं कह रही है कि हमारे कितने विधायकों पर, कितने सांसदों पर रेड पड़ी है, उनसे कितने 100 करोड़ रुपए मिले हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर जो अटैक बीजेपी सरकार ने किया है, कांग्रेस उसका काउंटर नहीं कर पाई है, और इस तरीके के छोटे मोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप एक प्रोग्राम करके भाजपा से टक्कर लेने का प्रयास कर रही है। इनको मेहनत करनी पड़ेगी भाजपा सरकार से टक्कर लेने के लिए।
बहुत मेहनत और बहुत तैयारी की जरूरत है, जो फिलहाल कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है। तो 2024 में लाभ मिल जाएगा मोदी 2.0 सरकार को? 2024 में इस श्वेत पत्र का लाभ मिलता नजर आ रहा है? कामयाब हो बिल्कुल पाई है मिलता बीजेपी? नजर आ रहा है। देखिए एक बात सुनिए, इस समय देश में दो तरह के वोटर हैं। ठीक है। एक वोटर वो है जो कहता है कि धार्मिक, जाति और रिजर्वेशन के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। ठीक है। एक वोटर वो है, वो कहता है विकास के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। ठीक है इस श्वेत पत्र के सहारे भाजपा कह रही है निमिषा जी जी। कि अब जो धार्मिक मुद्दे की वोटिंग थी वो हम मेहनत कर चुके, वो खत्म हो गया। ठीक है। अब ठीक है। अगला चुनाव ठीक है विकास मनीष के जी। मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ठीक है मनीष जी, समय हमारे पास दरअसल खत्म हो चुका है। माफ कीजिएगा नीता जी और डॉक्टर अनित, मैं आपका और स्टेटमेंट आगे नहीं ले पाऊंगी, समय हमारे पास खत्म हो गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्वेत पत्र वर्सेस ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर की ये लड़ाई आज हमने संसद में देखी है। कल श्वेत पत्र के ऊपर चर्चा होने वाली है संसद में, वित्त मंत्री जवाब भी देंगी। देखना ये होगा कि इन टेक्निकल टर्म्स के पीछे ये जो कागज है, इन कागजों पर जो आंकड़े उकेरे गए हैं, किसके आंकड़े जनता को ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं और कौन इसका फायदा उठा पाता है। 2024 में किसकी तैयारी कितनी तगड़ी है, यह भी इन पेपर्स के आकलन से पता चलेगा। बहरहाल फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही।